हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के लिए एक मॉडल पेपर सीखेंगे। देखिए, अब कोशिश रहेगी कि आपको मॉडल पेपर के रूप में दिया जाए ताकि हर एक चैप्टर की चीज़ें कवर हों, लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन टच हों। ठीक है, तो अब आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, इनको आप ढंग से प्रिपेयर करिए और अच्छे से आप अपना एग्जाम दीजिए, सफल होइए। वीडियोस को शेयर करते रहिए लगातार। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल आपको मालूम है 180 होता है। तो क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है और 180 डिग्री को बोलते क्या है, 180 डिग्री बोल सकते हैं या फिर पाई रेडियन में बोल सकते हैं। पाई कहीं लिखा हो तो पाई का मान भी 180 होता है। इस रूप में भी हो सकता था कि कभी इसमें पाई पाई बाई 2 लिखा हो। और इस 180 डिग्री को संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। तो संपूरक कोण होता है, इसलिए इसको संपूरक कहेंगे। कोटिपूरक जो 90 डिग्री होता है, समकोण एग्जैक्टली 90 होता है। कोटिपूरक में दो कोणों का योगफल क्या होता है? 90 होते हैं। और यहाँ पर भी संपूरक कोण वो होते हैं जैसे दो कोण ए और बी है, इनका योगफल अगर 180 है तो इनको संपूरक कहा जाएगा। ठीक इसी तरीके से दो कोणों का योगफल अगर 90 है तो कोटिपूरक कहा जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें बात ध्यान रखें। तो ये संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि संपूरक कोण क्यों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 cos 60 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 45। ये 2 cos 60 बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ बस मान रखिए फटाफट। cos 60 का मान आप सभी जानते हैं। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन 45 क्या मान होता है? 1/√2 और साइन पर लगा स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर केवल 1 बचा, नीचे आपका 1 माइनस, यहाँ देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 क्या होता है? 2 हो जाता है भाई। कहीं पर √2 का वर्ग करना है, इसका मतलब हुआ √2 इंटू √2 और ये होता है 2, है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 1 कम 2, जब हर बराबर करेंगे नीचे 2 1 कम 2 और माइनस 1 और बटे में यही 2 रहेगा। तो ये 1 तो है ही, 2 में से 1 गया, 1 बचा और नीचे बटे 2 है। ये पलट के ऊपर जाएगा तो सीधे 2 आ जाएगा भाई। 1/2 जो है पलट के ऊपर जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 का मतलब 2 ही हो गया। इसमें ऑप्शन ए पार्ट आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे, ढंग से इसको देखते रहिए, समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, 0.000064 का घनमूल क्या होगा। देखिए, जब घनमूल ऐसे निकाला जाता है तो आप देख रहे हैं 3 जीरो से तो 1 जीरो ही बन जाएगा। ठीक है, और बाकी ये 0 64 यानी कि 4 ही होगा, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए 0.04 का घन आप करेंगे तो होगा 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04। इससे क्या होगा? 4 चौके 16 चौके 64, तो अंकों का गुणा हो ही गया। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, मतलब 6 अंक। तो 2 अंक तो इसमें आ ही चुके, 4 जीरो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं वही चीज़ आ रही। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, इसका घनमूल क्या हो गया? 0.04, जो कि बी पार्ट का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप फटाफट देखते जाइए क्वेश्चंस को। समांतर चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। समांतर चतुर्भुज क्या नहीं? देखिए, वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि जिसकी आमने सामने की बजाय समांतर हो, समांतर होता है। आयत भी समांतर होता है। समचतुर्भुज भी आपका देखिए समांतर, समचतुर्भुज भी समांतर होता है, क्योंकि समचतुर्भुज कैसे बनता है? ऐसे आप देखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की बजाय समांतर होती हैं। वर्ग सीधा ऐसे बना होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। आयत भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। ये सभी समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार हैं। लेकिन जो चक्रीय चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि वो वृत्त की परिधि पर कैसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये कोई चक्रीय चतुर्भुज इसका प्रकार नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात इसको ढंग से समझ लीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का प्रकार नहीं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा और ये सब आंसर आपके नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि इसमें पूछा था समांतर चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा है 2/3 और इस पर घात में -3 गुणे 3/2, इस पर घात में -2 गुणे 3/2 और इस पर घात में 0। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया जब भी घात माइनस में हो तो आप इसके भिन्न के अंश और हर को पलट दीजिए। जैसे कि 2/3 का 3/2 कर देंगे तो इस घात का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, -3 से वो +3 हो जाएगा। ठीक है, गुणे। इसी तरीके से इसको भी बदल दीजिए, 2/3 कर देंगे
तो ये बदल जाएगा, -2 से +2 हो जाएगा। और यहाँ तो 0, जब किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या लिखी हो किसी रूप में और उस पर घात में 0 है तो मान 1, चाहे कुछ भी लिखा है, जैसे 2/5 लिखा है घात 0 तो 1, x लिखा है घात 0 तो 1, मतलब कोई भी संख्या लिखी है उस पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो ये तो आपने देखा, इसको तो 1 ही कर देंगे। अब बचा सिर्फ इसको सरल करना, तो आप देख रहे हैं 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, 3 बार कर देंगे क्योंकि घात में 3 है, और ये 2/3 गुणे 2/3 2 बार कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से 2 बार 3 आपका कट जाएगा और ये आपके 2 बार 2 कट जाएंगे, तो फाइनली बचेगा क्या, 3/2, 3/2 आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 3/2, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। अब आप सभी के सामने अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न लिखे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या होगी। ठीक, एक पासा फेंकेंगे तो सिर्फ 1 2 3 4 5 या 6, एक सिंगल पासे में सिर्फ यही 6 घटनाएं दिख सकती हैं, और कुछ तो दिख नहीं सकता। पासे में ही 6 तक अंक होते हैं तो यही दिखेंगे। अब इनमें बोला है तो जितने कुल घटनाएं हो सकती इसी को कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, क्योंकि आपको मैंने बताया प्रतिदर्श समष्टि क्या है। प्रतिदर्श समष्टि का अर्थ है कुल घटनाएं, कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती है, एक पासा फेंकने में 6 घटनाएं हो सकती है, सामने लिखी है 1 2 3 4 5 या 6। इनमें से पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या के अवयवों की क्या संख्या। अभाज्य संख्या इसमें कितने हैं देख लीजिए। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो आप 2 बोलेंगे, फिर 3 होगी, 3 बोलेंगे। अभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्याएं अभाज्य होती हैं जो किसी और से विभाजित ना हो, जैसे लिखा ही है अभाज्य, जो भाज्य ना हो, विभाजित ना हो। तो सबसे छोटे में तो 2 ही आता है। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे, अपने आप से। जैसे 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या अपने आप से ही हो सकता है। 3 क्या है, 3 1 से हो सकता है या अपने आप से हो सकता है, और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। जबकि 4 जो है, 4 देखिए 1 से भी होगा, अपने आप से भी होगा और 2 से भी हो जाएगा, 2 के पहाड़े में। इसलिए ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य संख्या। कोई भी संख्या जो अपने आप से कटे या 1 से कटे वही अभाज्य होती है, बस। तो इसको आप सभी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभाज्य 2 हुआ, 3 हुआ और ये 5 हुआ। यही 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य है। तो आपसे पूछ रहा था प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 3 होगी, है ना। वो 3 संख्या कौन सी है, 2, 3, 5। आप चाहें तो ब्रैकेट में ऐसे 2, 3, 5 ये दर्शा भी दें कि ये संख्याएं आपकी अभाज्य होंगी। ठीक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। हो सकता है वो पूछता, अब इसी में ये पूछ सकता था कि इन अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता बताइए। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताइए। तो जब प्रायिकता पूछता तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ऊपर अनुकूल घटनाएं लिया जाता है, ऊपर अनुकूल घटनाएं, और बटे नीचे लिया जाता है कुल घटनाएं। तो जब प्रायिकता पूछता तो अनुकूल कितनी घटनाएं आई है, अभाज्य के लिए 3, उसको ऊपर रखते। कुल टोटल कितने थे, एक पासा फेंकने पर 6, उसको नीचे रखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट के 1/2 इसका उत्तर हो जाता। अगर प्रायिकता पूछता तो 1/2 आंसर कर देते। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं, इसमें कुछ भी पूछा जाएगा। इस तरीके से काफी प्रश्न आपको कराए गए हैं। नेक्स्ट बोला गया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका व्यास क्या होगा, आपको व्यास बताना है। तो हम क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का ही सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और क्षेत्रफल की जगह 8800 जो दिया है रख देंगे। इसको 22/7 गुणे ये r स्क्वायर। देखिए 7 इधर आएगा तो क्या होगा, 8800 के साथ गुणे में हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, और ये 22 गुणे में तो नीचे लाएंगे बटे में होगा इसके, तो इधर r स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इसको 22 चौके 88, ठीक है, 4 बार में कट गया, तो ये 400 गुणे 7 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, 7 चौके 28, आप देखेंगे 2800 ये आ गया बराबर r स्क्वायर। अब हम r निकालेंगे तो r बराबर √2800 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। 2800 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 2800 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसको लासा लेना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8 ये हो जाएगा, फिर 2 7 14 700 हो जाएगा, फिर 2 से 350 आएगा, फिर 2 से देखिएगा
175 आएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10। फिर आप देखेंगे 3 से ये कटेगा, 3 से 7 5 12 1 13 नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे तो 5 3 15, 2 5 25। फिर 5 से देखेंगे 5 7 35 और 7 1 कम 7। ये तो करना आपको आता ही है। फिर वर्गमूल के अंदर ये जो संख्या लिखी है 2800, यहाँ पर आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आया है, और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब जिनके पेयर बन जाएंगे वो बाहर आ जाएगा। तो देख रहे हैं इसका और इसका पेयर बन जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। 5 का भी पेयर बन गया। तो आप इसको अगर देखें तो यहाँ पर आप 2 गुणे 2 बाहर हो गया और 5 बाहर हो गया, है ना। 7 का पेयर नहीं बना तो रूट में ही रहेगा। तो अब आप देखिए यहाँ से r बराबर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 5 20, 20 रूट 7, 20 रूट 7। तो r आ गया त्रिज्या, और आपसे पूछा गया है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, है ना। व्यास पूछा गया, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणे 20 रूट 7 आपका आया, तो 20 दूना हो जाएगा 40, 40 रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर यानी व्यास 40 रूट 7, त्रिज्या 20 रूट 7। ठीक है, ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा की 7 बालिकाओं की ऊंचाइयां दी गई हैं, उनकी माध्यिका बताना है। देखिए सातों, जब माध्यिका बताना हो तो जितना भी दिया है उसको पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। सभी आंकड़ों को मैं लिख लेता हूँ आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 142, है ना। तो पहले हम लिखेंगे 142। 142 के बाद आप देख रहे हैं 144, ठीक। 142 हो गया, 144 हो गया, तो तुरंत फिर 45 होगा। इसके बाद 145, फिर 145 भी हो गया, और 145 के बाद 47, 147, फिर 147 के बाद 48 भी है, तो 47 के बाद 48 भी हो गया, और फिर 152 और 154, है ना। फिर 152 और 154 सभी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सातों संख्याएं लिख गई हैं। अब आपका क्योंकि n जो आंकड़े हैं वो 7 हैं, ये आंकड़े कितने हैं गिनती करिए, 7 हैं। और 7 कैसी संख्या है, विषम। तो माध्यिका के लिए विषम वाला सूत्र होता है, वो आपको मैंने पढ़ाया है। विषम वाला सूत्र ये होता है n+1 टोटल बटे 2, और बाहर ब्रैकेट लगा के वहाँ पद ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए n का मान तो 7 है, 7 रखेंगे, 7 पद थे तो n की जगह 7 रख दिया, +1 टोटल बटे 2, और बाहर ऐसे लिखते जाएंगे वहाँ पद। अब देखिए 7 1 कितना हो गया, 8, 8 बटे 2 वहाँ पद, 8 बटे 2 वहाँ पद का मतलब हुआ 2 1 कम 2, 2 चौके 8, मतलब 4वां पद, चौथा पद जिसको कहते हैं। अब 4वां पद, चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 147, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ऊपर से जो ये पद लास्ट में आता है आपका सॉल्व करके यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा पद माध्यिका है, 1 2 3 4। वैसे जब विषम वाला होता है तो हमेशा जब आरोही अवरोही में लिख देते हैं तो मध्य वाला ही आंसर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में आए तो देख के ही लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे आएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो माध्यिका 147 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में आए तो फिर आप केवल आरोही अवरोही में करके सीधे बीच वाला मध्य वाली संख्या देख लीजिए। भाई 3 इधर हटा दीजिए, 3 उधर हटा दीजिए, चौथा वाला ही बीच में पड़ेगा, वही माध्यिका हो जाएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव के केस में आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आता है तो, नहीं तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोला गया है साइन का 60 माइनस कॉस का 30 डिग्री। साइन 60 का मान रखिए √3/2, माइनस कॉस 30 का मान रखिए √3/2। √3/2 में से √3/2 जाएगा 0, उत्तर हो जाएगा बस। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप आराम से कर सकते हैं 1 नंबर में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है 13x - 30 + x² बराबर 0। तो इसको एक ऑर्डर में लिखिए, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0, इस रूप में होना चाहिए। सही ऑर्डर ये है, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर नंबर। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x² वाला, और फिर ये प्लस का 13x है ये लिख लेते हैं, और फिर ये माइनस का 30 संख्या लिख लेते हैं बराबर 0। अब ये ऑर्डर में हो गया, वही चीज़ लिखी है, बस इसको सही ऑर्डर में कर लिया गया इसी चीज़ को, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको, हमेशा आप जानते हैं बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भाग में ब्रेक करते हैं, जिनको जोड़े घटाए तो 13 है, और गुणा करने पर
क्या आना चाहिए 30। देखिए इसके लिए मैंने आपको नियम बताया कि पहले ये जो इक्वेशन होती है इसका ये जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या होती है और यहाँ जो सी लिखा होता है इनका गुणा अपने मन से माइंड में करते हैं। तो यहाँ 30 लिखा है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते। तो 30 और 1 का गुणा माइंड में करेंगे, 30 से कम 30 ही आएगा। अब इसको माइंड में रखिए कि आपका 30 आया है ए गुणे सी करके। तो अब बीच वाली संख्या को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि इसको जोड़ने घटाने पर कितना है, जोड़ने घटाने पर तो 13 ही आए और गुणा करें उन्हीं संख्याओं को तो 30 मिले। तो ऐसी संख्या दो तरह से हो सकती है, एक 10 और प्लस 3 और एक 15 माइनस 2। ठीक है, तो 15 माइनस 2 लेंगे, जब यहाँ लास्ट में माइनस है तो इधर माइनस वाला ही लिया जाएगा। देखिए तो आप यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 2 एक्स माइनस का 30 बराबर 0। हमने सिर्फ 13 की जगह 15 माइनस 2 कर दिया। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 15x और ये माइनस का 2x और माइनस का 30 बराबर 0। हमने क्या किया इस बार एक्स से इसको भी गुणा करके अलग अलग लिख दिया। अब x इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा पहले दो पदों में, तो x कॉमन है, x लेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा प्लस का 15 बचेगा। और इन दोनों से भी आप संख्या कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन करेंगे तो x यहाँ से बचेगा और ये प्लस का 15 बचेगा। जब माइनस की संख्या बाहर कॉमन होती तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, इसीलिए ये माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए x प्लस 15 यहाँ भी, x प्लस 15 यहाँ भी, उसको बाहर कर लीजिए एक ब्रैकेट में, तो बाकी दूसरे में बचेगा x माइनस 2 ये वाला, ये हो गया। अब सॉल्व करना था तो एक बार ये वाला देखिए दोनों का मान ही 0 आया है तो हम x प्लस 15 को 0 रखेंगे एक बार, तो x बराबर -15 आएगा, ये प्लस 15 उधर जाएगा -15, और फिर एक बार ये x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो x बराबर ये -2 उधर जाएगा तो +2 आएगा, यानी x बराबर 2 और x बराबर -15। ये आपके आंसर्स हो गए इस प्रश्न के लिए। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए ये हो चुका आपका, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे आपका यहाँ पर बोला गया है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L दिया गया है कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया है इसकी त्रिज्या 7 है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 7 है, त्रिज्या को 7 ले लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। तो आपसे कहा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वो होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान आपका 7 ही है, एल प्लस आर मतलब 24 और प्लस का 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणे 24 से 30 से 31 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप 31 और 22 का गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 2 3 6, और फिर से यही 2 6 2 8 और 6 682 यानी 682 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मान रख दिया जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है कि x प्लस 1/x बराबर 7/3, ये आपको दे दिया गया है, और आपसे x क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछा है। ये आपसे पूछा गया और ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो हम ऐसे में x प्लस 1/x का होल क्यूब का सूत्र लगाते हैं, और ये सूत्र होता है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्लस वाले में सब जगह प्लस होता है और क्यूब का अगर माइनस का फॉर्मूला हो तो सभी जगह माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब सूत्र आप लोगों को बेसिक याद होते हैं, उन्हीं सूत्रों के प्रयोग से कार्य हो रहा है। तो ये आपका एक सूत्र है और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इसमें हम मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जहाँ जहाँ x प्लस 1/x दिखेगा वहाँ मैं 7/3 रखूंगा, दिया गया है। तो x प्लस 1/x यहाँ सूत्र में है, तो यहाँ पर हम 7/3 रख देंगे, और बाहर होल पावर 3 है तो 3 कर देंगे, बराबर की जगह बराबर। ये देखिए x³ प्लस 1/x³, यही चीज़ आपको ज्ञात करनी थी। देखिए x प्लस 1/x³ कहाँ तक है, यहाँ तक तो है, इसी को ज्ञात करना था, तो इसको हम x³ प्लस 1/x³ ऐसे ही छोड़ देंगे इतना,
और फिर आगे सॉल्व करेंगे 3 गुणे, यहाँ पर बीच में कोई निशान नहीं ब्रैकेट के और 3 के बीच में, तो गुणा होगा। ये x + 1/7 है जो कि 7/3 इसका मान था, यहाँ रख देते हैं। देखिए अब क्या होगा, 7 का घन 343 होता है, आप सभी जानते हैं। 3 का घन 27 होता है, 3 × 9 = 27, इसको कर दिया। और ये x³ + 1/x³ तो हमको ज्ञात ही करना, प्लस 3 से ये 3 कट जाएगा, केवल 7 इस तरफ लाएंगे, बस ये मान हो जाएगा। 7 प्लस में इधर आएगा, माइनस में होगा, तो 27 के साथ ये 7 माइनस में होगा। इधर आपका x³ + 1/x³ बचा, यही ज्ञात करना था, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका ये, इसको इससे गुणा करते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लेंगे अगर तो 343 और माइनस 7 का इससे करेंगे तो 7 × 7 = 49 और 7 दूनी 14, 4 × 18, 189/27। बस अब इसको केवल, अब देखिए हम इसको केवल माइनस करेंगे, 343 ये और 189 ये माइनस कर दिया जाएगा। तो 13 में से 9 गया, 9 × 4 = 13 होता है, 13 में से 8 गया, 8 × 5 = 13 होता है, और ये 154 बचा। देख लीजिए, 9 × 4 = 13, 8 × 5 = 13, 1 = 14 और 2 × 1 = 2, 1 × 2 = 3। ठीक है, 154 ऊपर बचा, 154 बटे नीचे बचा 27, 154। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 30, 64, 52, ये एक संख्या है 30, 64 और 52, इस संख्या में जोड़ें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए कि कोई संख्या घटाएं या जोड़ें वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसका तुरंत ही भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं जोड़ने घटाने के लिए। इसमें पूछा गया क्या जोड़ें कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि इसमें जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो। तो अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पहला काम तो वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ से पेयर बनाएंगे, इस तरफ से आप इस तरफ से पेयर बनाना शुरू करेंगे तो 2-2 की संख्याओं के जोड़े बना लेंगे, जितने बन गए ये बन चुके हैं। अब हम पहला जोड़ा उठाएंगे और इसमें कुछ ऐसी संख्या, आपको मैंने बेसिक्स बताया कि ये कैसे किया जाता है, जिनको भाग विधि आता है वो तो आसानी से कर लेंगे, नहीं तो ध्यान दीजिए। देखिए हमको 30 को चेक करना है, 30 के लिए तो ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनको आपस में ही गुणा करें तो 30 आए या 30 से कम आए। जैसे मैं 4 को 4 से करता हूं तो 4 चौके 16 आएगा। 5 लेंगे तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, इसमें रूल ये होता है, 25 आ जाएगा। 6 लेंगे तो 6 से ही गुणा करेंगे, 6 बार में 36, ये बढ़ जाएगा। तो यही आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब आप लिखेंगे कैसे, देखिए 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, ये 50 कितना हुआ 25, और ये जो 5 बार जा रहा है इसको ऊपर भी नोट करेंगे आंसर के फॉर्म में। तो ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये तरीका होता है। और बाकी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ढंग से उसको जाके वर्गमूल चैप्टर में सीख लें, पढ़ लें। ये आप इधर हमेशा क्या होता है, ये इधर वाला 5-5 जोड़ लिया जाता है, ये रूल होता है 5-5 10, और इधर से देखिए 30 में से 25 घटेगा तो 5 ही बचेगा। अब आप क्या करेंगे, फिर से पूरा एक ये पेयर उतारेंगे, हमेशा 64 पूरा उतरेगा, एक एक अंक नहीं बल्कि पूरा पूरा जोड़ा पेयर ही उतारा जाता है। अब देखिए यहाँ से फिर अब हम सोचेंगे, ये तो आपका 1 0 है ही, इसके ठीक बाद जो भी लिखेंगे, जैसे 1 लिखेंगे तो 1 ही बार ले जाएंगे, तो ये 101 एकम 101 ही आएगा। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो नीचे 2 ही बार ले जाएंगे, तो ये आपका देखिए 204 हुआ। इसी तरीके से आप जान रहे हैं ये लगभग 5 बार में जाएगा, 50 25 और 5 एकम 5। ठीक है, देख रहे हैं 5 लिखेंगे तो 5 ही नीचे लिखेंगे, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से 5 लिखा गया और ये आया 525 और एक ये 5 बार गया तो ऊपर भी लिख देते हैं इसको। अब आपका देखिए यहाँ तक फाइनल हो गया, तो अब इसको फिर से इधर वाली संख्या जोड़ लेते हैं। 105 में 5 जुड़ेगा तो ये 110 होगा। यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि आगे फिर वही प्रक्रिया आपको बढ़ानी होती है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको इसमें से घटाएंगे, देखिए तो 14 में से 5 गया 9 बचा, यहाँ पर 14 में से 5 गया 9 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। ठीक है, ये आपका 39 आ गया। अब आप ये पूरा पेयर कॉपी करेंगे, जो 52 वाला है इसको पूरा कॉपी करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से अगली बार ध्यान देना, अब ये अंतिम स्टेप है। जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, ये ऐसा प्रश्न है जहां पर बोला गया क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। तो ध्यान रखें इसमें हम कैसे करने अब जा रहे हैं, इसको बस यहीं से ध्यान दीजिए तो कंफ्यूजन आपका नहीं होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए ये आपका 1 1 0 अब ये है ही, कितनी बार ले जाएं ये सोचेंगे कि ये 3000 4000 के आसपास संख्या है, यहाँ पर 1000 के आसपास संख्या है, तो अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो 3 ही नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखिए 3 3 9 ये आएगा आपका। अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो 4 ही नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आप देख रहे हैं 4416। ये इससे बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी हो गई, तो ले तो इसी से जाना चाहिए। लेकिन याद रहे जब यहाँ पर हो क्या जोड़ें कि ये योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप एक स्टेप बढ़ा के करेंगे, मतलब इस बार नियम का उल्लंघन करते हुए एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे
4 बार ले जाएंगे अंतिम स्टेप में। ध्यान रखें, जब अंतिम स्टेप है, पद है, तब ऐसा करेंगे। तो अब देखिए हम 4 बार कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर 4 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना हो लिख भी दीजिए, कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है। 4 चौके 16 और ये आपका कितना आया, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब ये जो बढ़ के आया है ना, क्योंकि जोड़ना था इसलिए इसको बढ़ा के लाए हैं। हमको इसमें ये प्रश्न था कि क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो। तो जोड़ेंगे तभी जब हमको बढ़ के मिले पहले, तो बढ़ा के 1 जाना चाहिए था 3 ही बार, लेकिन ले गए हम 4 बार वाला, क्योंकि हमको निकालना है कि क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमको बढ़ के चाहिए। अब हम देख लेंगे इनका अंतर क्या है, इन दोनों में कितने का अंतर आया है। तो ये 44 16 और ये जो ऊपर है 39 52, इसका अंतर निकाल लेंगे। 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 5 गया 6 और यहाँ से 13 में से 9 गया 4, 464। आप देख रहे हैं ये अंतर है 464 का। यही अगर जो बढ़ के आया, अब हम यही चीज इसमें जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, बस आपका आंसर हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे अंतिम स्टेप में 1 बढ़ के लिखेंगे और उनका अंतर ले लेंगे। जो ये अंतर आया है इसी को बोलेंगे यदि क्या किया जाए, 30 64 52 जो संख्या थी में कितना 464 जोड़ दे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये स्टेप याद रखिए, जोड़ने वाले में हमेशा एक स्टेप बढ़ा के करना है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ध्यान देंगे तो समझेंगे, जो प्रैक्टिस करते हैं पढ़ते हैं वो जरूर समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पद और बारंबारताएं दी, बहुलक बताना। देखिए बहुलक बताना बहुत आसान होता है। ऐसे जब आपको कोई भी सारणी दी होती है उसमें जो भी पद सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होगा। तो देखिए 18 21 बार आया, 20 31 बार आया, 22 17 बार आया, 24 13 बार आया, तो कौन सबसे ज्यादा बार आया? 20 ऐसी संख्या है, पद है जो 31 बार आया। बारंबारता का मतलब कौन कितनी बार आया, तो 20 सबसे ज्यादा बार आया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप बोलेंगे क्योंकि 20 की आवृत्ति आप लिख देंगे, क्योंकि 20 की बारंबारता सर्वाधिक है। 20 की बारंबारता क्या है? सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, अतः 20 ही बहुलक होगा। बहुलक जिसको आप मोड कहते हैं, 20 ही बहुलक होगा। बस इतना लिख के छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, आप देखते हैं 2-2 नंबर में, आसानी से आप केवल इतना ही करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ये देख रहे हैं आपको एक चित्र दिया गया है और इसमें 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बताया गया है और उसकी भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। 28 ये है, सेंटीमीटर है, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, सभी 28 है। वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको मालूम ही है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 28 है। अब अगर यहाँ पर सोचिए, यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो कहीं भी बीच में अगर हम इसके ठीक बीचों बीच में खींचे तो ये भी 28 होगा और ये केंद्र वाली रेखा होगी, देखिए व्यास होगा। इसका मतलब 28 इस वृत्त का व्यास भी हो जाएगा बीच में सेंटर पे, ठीक है। तो ये चीज हमें साफ साफ दिख रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास है वो भी हम 28 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और अब वृत्त का व्यास मिल गया तो वृत्त की त्रिज्या आराम से निकाल सकते। त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, व्यास का आधा त्रिज्या होता है और व्यास 28 बटे 2 कट के आ गया 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब आपसे कहा गया इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल इस वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर। बस आराम से पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14। तो आप देखिए 22, ये 14 दूना 28 और गुणे 22, भाई 14 दूना 28 और 22 का गुणा कर दीजिए। अब आप देखिए 28 और 22 का गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 4 1 5 और फिर यही आएगा, तो 6 6 5 11 और ये 616 इसका गुणा होकर के आ गया। और ये क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बोला जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न भी लग गया। आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे ये प्रश्न लगाया गया और कैसे ऐसे प्रश्नों का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में सिद्ध करना है, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बटे 4 और इसको लाना है -1/2।
मतलब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट वाला साइड में दिख रहा है ये वाला, अगर हम LHS लेफ्ट हैंड साइड से चलें और सॉल्व करके इतना आ जाए तो बोलेंगे सिद्ध हो गया। तो अब देखिए मान रखते हैं भाई, साइन स्क्वायर है पाई बटे 6, पाई का मान 180 होता है, जहाँ भी हो वहाँ ऐसे 180 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको एक बार हम 180 रख देते हैं, और माइनस tan स्क्वायर 180 बटे 4। देखिए सब जगह 180, पाई पाई को जहाँ जहाँ पाई वहाँ 180, 6 कम 6 6 3 18, ये 30 आएगा, 3 कम 3 3 6 18, ये 60 आएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये 45 आएगा। तो आप देख रहे हैं आपका आया साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 60, माइनस ये आया tan स्क्वायर 45। इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, उस पर वर्ग लगा, वर्ग लगाएंगे, कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है, इस पर भी वर्ग लगाएंगे, ठीक है, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, इस पर भी वर्ग लगाएंगे, सबका मान रख दिया, 1/2 का वर्ग आपका 1/4 हो जाएगा, प्लस ये भी 1/4 हो जाएगा, भाई 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 हो जाएगा ऐसे, और ये 1। फाइनली आप देखेंगे 1/4 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा 2/4, क्योंकि इनका हर बराबर ही है, ये जुड़ेगा 1 1 2/4, 2/4 का मतलब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ये माइनस का 1 है ही। अब आप देखेंगे फाइनली ये 1/2 माइनस 1, अब 1 में से आधा जाता तो आधा प्लस का बचता, लेकिन आधा में से 1 घटा रहे हैं तो माइनस का 1/2 बचेगा, आप जानते ही, या फिर आप एलसीएम ले सकते हैं इसका, 2 1 कम 2 वैसे भी निकाल देंगे तो माइनस 1/2 ही आएगा। तो ये आपका देखिए आ चुका है, यानी कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया, तो आप लिख देंगे प्रूव्ड, या हिंदी में इति सिद्धम आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया 16, आप 17 18 और कर लेते हैं और मॉडल पेपर कंप्लीट करते हैं। अब देखिए 2 प्रश्न और आपके सामने लिखे गए, 17 और 18 नंबर, इनको करते ही आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचिए, रचना भी लिखिए। देखिए अब इसका तो मैं यहाँ से आपको नहीं समझा सकता उस तरीके से करके, लेकिन मैं सारे तरीके बता दे रहा हूँ, आप लोग वैसे वैसे करते चले जाइएगा। देखिए सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो आप क्या करेंगे, प्रकार में ऐसे 3 सेंटीमीटर भर लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी ले लेंगे पटरी से नाप करके, और 3 सेंटीमीटर दूरी का रख के एक ऐसे वृत्त बना लेंगे। तो देखिए अगर हम एक वृत्त ऐसे बना लेते हैं, 3 सेंटीमीटर दूरी का हो गया, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक, ये 3 सेंटीमीटर का बना लिया आपने, और इस बिंदु को आप P मान लीजिए, जो जिस पर आपको स्पर्श रेखा बतानी है, इसको आपने P मान लिया। अब देखिए स्पर्श रेखा सदैव इस बिंदु से, यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त की होती है, चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र के साथ, यहाँ पर इससे, है ना, 90 डिग्री का कोण ही बनाते हुए जाती है। तो अगर हमें यहाँ 90 डिग्री कोण बना दें और उससे रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा हो जाएगी, इतना याद रखिए। तो आप देखिए 90 डिग्री कोण बनाने के 2 तरीके हैं, इस P बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो चांदा रख करके, चांदा रखिए, 90 डॉट करिए, सीधे पटरी से इसको ऐसे रख के मिला दीजिए, बस आपका बन गया एक चांदा से। और यहाँ कुछ ऐसी शर्त है नहीं कि कैसे बनाए, तो आप सामान्य यही कर सकते हैं कि भाई ऐसे एकदम सीधी पटरी यहाँ बिंदु से रखा और पहले चांदा रखेंगे, चांदा पर 90 डिग्री यहाँ पर पॉइंट करेंगे, 90 डिग्री वाला लाइन को ऐसे पटरी से मिलाते चले जाएंगे, एकदम सीधी रेखा आ जाएगी ऐसे। जैसे मान लीजिए आपने चांदा रखा है यहाँ पर, तो चांदे पर ऐसे 90 डिग्री कहीं आएगा और आप इसको ऐसे मिला देंगे तो ये बिल्कुल आपका स्पर्श रेखा बन जाएगी, बस, ठीक है। ये आपका स्पर्श रेखा हो चुकी है, जिसकी रचना आप कर सकते हैं। और एक तरीका ये है इसी का कि आपने भाई देखिए यहाँ पर कि आपने ऐसे 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया, इसको O केंद्र मान लीजिए, ये पॉइंट हम P मान लेते हैं, इसी पर हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से इस P बिंदु पर रखेंगे नोक प्रकार की, और इसकी आधे से कम दूरी लेंगे। ये जो दूरी OP है इसकी आधे से कम, देखिए मैंने मान लीजिए इतनी दूरी ले लिया, और इस यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे P पर, और उसके बाद इस तरीके से अर्धवृत्त बनाएंगे। फिर उसी दूरी से प्रकार की जो घटाए होंगे बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ नोक रखेंगे इसी के प्रकार की, पहला चाप ऐसे ऐसे ऊपर लगाएंगे, फिर ये जो पहला चाप है यहाँ से रख करके ऐसे दूसरा चाप लगाएंगे आगे बढ़ के, और इन दोनों के बीच से उसी दूरी से ऊपर एक इधर और यहाँ से एक इधर, तो ये ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा ये भी कटती है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपका कार्य केवल यहाँ 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा खींचना है, बस ये आपका रचना हो जाएगी। और क्योंकि ये रचना हो गई तो अब रचना के पद लिखने, तो आप वही बोलेंगे सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है तथा वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लिया। ठीक, इतना लिख लेंगे। अब इस वृत्त की परिधि के बिंदु P पर, इस बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा जो जा रही है वही रेखा आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा है। बस हो गया, इस तरीके से लिख देना है और कुछ करना नहीं है। तो ये आपका हो गया आंसर और इसकी रचना भी हो गई। रचना के बाद बहुत ही सरल सा ये प्रश्न था जो कि रचना के कभी कभी ऐसे आ सकते हैं रचना के लिए भी। आगे हम थोड़ा सा डबल रचनाओं वाले प्रश्न भी देखेंगे, उसको भी करना बताएंगे। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये आपके सामने चित्र बना हुआ है और इसमें O वृत्त का केंद्र बताया गया है। ठीक है, और कहा गया है इसको आप देखिए ऐसे A O और ये B पॉइंट हो गया। यहां से यहां कहीं आपका, अब जान रहे हैं व्यास से कोण बन रहा है तो 90 ही बनेगा। अगर यहाँ की कभी जरूरत पड़े तो 90 होगा। आपको मालूम है पहले से, ये मैं बता चुका हूँ कि व्यास द्वारा बना कोण 90 डिग्री होता है या अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्रश्न कि अर्धवृत्त में बना कोण होता है क्या 90 डिग्री। कभी कभी 90 डिग्री को π/2 भी कहते हैं तो π/2 भी लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें, π/2 क्या है 180/2, 90 ही तो है। तो ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए खैर अपने प्रश्न पे वापस आते हैं, इसको बनाते हैं। ये हो गया और यहाँ कहीं एक बिंदु और है डी वाला, सी हो गया डी, ये 140 है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कोण BAC बताइए। ठीक है, तो B से चलेंगे A और C, मतलब ये वाला इतना हिस्सा ये बताना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि पहले ये कोण B और कोण D क्या है ये देखिए। पहले आप एक चीज बताइए, ABCD चतुर्भुज कैसा है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके चारों बिंदु, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु कहाँ है, वृत्त की परिधि पर। देखिए A यहाँ है, B देखिए यहाँ है, C वाला यहाँ है और D वाला यहाँ। चारों के चारों बिंदु इस चतुर्भुज के कहाँ है, वृत्त की परिधि पर, इसलिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण विपरीत कोण जो होते हैं इनका योगफल 180 होता है, तो आप देखिए B और D वाले का सम 180 करेंगे। B वाला आप ऐसे रखिए, D वाले की जगह देखिए 140 और बराबर 180। ये 140 उधर ले जाएंगे तो 180 में माइनस 140 होगा तो आपका 40 डिग्री आ गया। ये कोण B का मान आ गया। यहाँ से आप देख रहे हैं ये 140 था तो ये वाला मान 40 आ गया। ठीक, ये दोनों विपरीत कोण थे, विपरीत कोणों का योग 180 होता है, ये आ गया। अब यहाँ आपको मालूम है क्योंकि AOB व्यास है, AOB रेखा क्या है, क्योंकि AOB व्यास है, क्या है, व्यास है वृत्त का। और व्यास क्या करता है, व्यास अर्धवृत्त में क्या बनाता है, अर्धवृत्त में 90 डिग्री कोण बनाता है। अर्धवृत्त में परिधि पर, अर्धवृत्त में वृत्त की परिधि पर क्या होता है, परिधि पर कितना कोण बनाता है, परिधि पर 90 डिग्री कोण बनाता है। ये सब रूल मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, फिर भी लिख दे रहा हूँ। इसलिए जो कोण आपका बना, देखिए यहाँ C वाला पार्ट, या ऐसे कहे कि ACB है ना, कोण ACB ये जो बन रहा है ये 90 डिग्री का बनेगा। अब हम देखेंगे एक त्रिभुज हमें दिख रहा है, ये वाला ABC एक त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज ABC में अगर हम इस त्रिभुज ABC में आए तो इसमें आपको 3 कोण, ये वाला 90 हो ही गया। आप देखिए ये 90, ये 40 और ये वाला जोड़ करके आपको 180 होता है। तो 3 कोण आपको यहाँ है, A, कोण B और कोण C, तीनों का योग 180 होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। ये A वाला ज्ञात करना, इसी का नाम है देखिए BAC। इसको चाहे ऐसे शॉर्ट में लिखे या पूरे पूरे नाम लिखे। देखिए नाम कैसे लिखेंगे, तीनों कोणों का नाम देखिए BAC। तो पहले कोण BAC प्लस दूसरा कोण ACB प्लस तीसरा कोण CBA और इन तीनों का योगफल 180। ठीक है, तो अब यहां पर मान रख देते हैं, केवल BAC आपको ज्ञात ही करना है तो BAC को ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्लस ACB आपका देखिए 90 डिग्री है तो यहां से 90 रख देंगे, प्लस CBA आपका आ चुका है 40 डिग्री तो ये 40 रख देंगे बराबर 180 डिग्री। अब BAC आपको बताना है, प्लस 90 और 40, 9 4 13 130 हो गया, ये 180 है ही, 130 उधर माइनस होगा तो BAC बराबर 180 में 130 माइनस होगा तो 50 डिग्री आंसर हो गया।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया BAC बराबर 50 डिग्री। तो इस तरीके से ये प्रश्न लग गया। आई होप आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। ये बिल्कुल आपका बेसिक मॉडल पेपर बनाया गया, जैसे पेपर अक्सर बनते हैं, हर साल जो पेपर बनते हैं उन पर आधारित आपका बनाया गया। थोड़े बहुत एक दो प्रश्नों को ठीक ठाक किया गया है, तो आप लोग अच्छे से उसको समझते रहिए, देखिए और अपना अभ्यास करिए, ताकि उधर मैराथन क्लास आपको इतनी सारी कराई गई है कि हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश करने की कोशिश की गई है कि कुछ भी जटिलतम प्रश्न हो तो जिनको और ज़्यादा टफ या अच्छे लेवल पे प्रश्न करने हो, मैराथन क्लासेस जो कराई गई हैं उनको भी देखते रहें। और ये मैं इसलिए अब ऐसा करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अब 1 या 2 दिन है, तो आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ज़्यादा करते करते बेसिक चीज़ों का कि आपकी जो पकड़ है वो कमज़ोर हो। तो इसीलिए मैं आपको मॉडल पेपर भी कराता रहूँगा। संभवतः हो सकता है एक मॉडल पेपर और एक मैराथन क्लास दोनों इस तरीके से कॉम्बिनेशन कर देंगे। जैसे आज आपको मॉडल पेपर मिला तो एक दिन भर में मैराथन क्लास मिल जाए, एक मॉडल पेपर मिल जाए, ऐसे पेपर तक आपको मिलता रहेगा। और अच्छे से आप करिए, ठीक ठाक ढंग से समझिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।